हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम्स के लिए। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे असाइनमेंट और नोट्स वगैरह सब मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है। इसका असाइनमेंट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सॉल्व कर लेना उसको। यहाँ पे क्या है, क्वांटम नंबर क्या होता है। सबसे पहले अगर इसके डेफिनेशन को देखें, पहले एक ओवरऑल ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे NLM क्वांटम नंबर्स वैसे क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्या है कि 4 ऐसे नंबर होंगे जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है पूरे एटम में उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। ठीक है। जैसे कि अगर मेरी लोकेशन आपको पता करनी कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो पहले मेरा हाउस नंबर, मैं किस शहर में रहती हूँ, किस देश में रहती हूँ, किस शहर में रहती हूँ, और फिर किस घर में है, गली कौन सी है, ये सब मुझे पता होना चाहिए, तभी तो लोकेट कर पाओगे ना। तो इसी तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले इस एरिया में है इलेक्ट्रॉन मान लो, फिर इस शेप में है, इतने लेवल पे है, ये सब बताने के लिए क्या हुआ है, क्वांटम नंबर्स आए हैं 4। अगर ये चारों के चारों हमें पता है तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में इलेक्ट्रॉन होगा। यही है क्वांटम नंबर्स। ठीक है। अभी 4 हैं तो चारों को हम डिनोट करते हैं N, L, M और S। ठीक है। कहीं कहीं पे ये M, L की तरह भी डिनोट कर देते हैं। ये क्या है, N, L, M, S। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ये है क्या, क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या क्या बताते हैं ये सब। ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि ये न्यूक्लियस था अपना पॉजिटिवली चार्ज। अब जब हमने ये पढ़ा था क्वांटम से, जब हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करते हैं, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते, तो क्या था, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी होगा, यहाँ 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 वहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें से किस एरिया में मोस्टली 90% चांसेस है कि वहाँ पे मिल जाएगा, उनको फाइंड आउट करने के लिए ये नंबर्स यूज किए। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है। अभी सबसे पहले पढ़ते हैं एन। एन जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। याद रखना है नाम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल है ये। सबसे पहले क्या बताएगा हमें कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है। ठीक है। तो ये बताएगा हमें डिस्टेंस कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है न्यूक्लियस से। मान लो इलेक्ट्रॉन इस एरिया में घूम रहा है तो ये इतनी डिस्टेंस बता देगा। एन की वैल्यू जैसे मैंने और बढ़ा दी तो बता सकता है कि इतनी डिस्टेंस पे मिलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहीं पे है, मान लो इस वाले एरिया में अंदर अंदर कहीं पे भी है, तो उसमें बोल देंगे n = 1 होगा। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया में है, यहाँ पे जो बीच वाला है, तो उसको क्या बोल देंगे, n = 2 है ये वाला। इसी तरह से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था n = 1 के लिए, n = 2 के लिए इतना हो गया, n = 3 के लिए और बढ़ता जाएगा। तो सीधे सीधे क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितने एरिया में घूम रहा है, कितनी डिस्टेंस तक घूम रहा है न्यूक्लियस के, वो कौन बताएगा, एन की वैल्यू बताएगी हमें। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना बड़ा है कितना छोटा है ये बताएगा एन। अब एक बात देखो, क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं तो उसकी एनर्जी को 0 लेते हैं, और जैसे जैसे पास आता जाता है तो एनर्जी कम होती जाती है, नेगेटिव आता जाएगा। ठीक है। तो इधर से इधर अगर एनर्जी कम हो रही है इस न्यूक्लियस के पास आते आते, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एनर्जी बढ़ती जाएगी, यही बोला था ना। और वैसे भी अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखो याद हो तो 2.18 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n² था, या फिर -13.6 इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी किस में था, जूल्स में था या किस में था, पर एटम अपॉन n²। मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। समझ आ गया कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, उस एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और एक बात पहले भी बताई थी कि जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं, हमने क्या डिनोट किया था कि उनके बीच का गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरह अगर इनका गैप इतना है तो ये इतना पास आएगा, अगले वाला और पास होगा इसके, और अगला जो n की वैल्यू होगी n = 4 और पास होगी, n = 5 इतना पास, 6 इतना पास। ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना, कभी कभी स्टेटमेंट देके तुमसे पूछ लिया जाता है कि सही है या नहीं है, इनमें से सेलेक्ट करो, तो ऐसा कुछ दे सकते हैं। ठीक है। तो n की वैल्यू पे क्या क्या डिपेंड कर गया, एनर्जी और डिस्टेंस बताएगा ये हमें कितना है। उसके बाद क्या बता सकता है हमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर। ठीक है। अगर मैंने बोला कि n = 1 ये है,
तो ये n की वैल्यू हमें बता देगी इसके अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n की वैल्यू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 में कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे हम, n की वैल्यू पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट क्लास में भी ये मैंने जब ऑर्बिट और ऑर्बिटर का डिफरेंस करवाया था तब बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, 2n²। तो ये n पे डिपेंड कर गया ना। इस अभी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि n की वैल्यू क्या बताएगी, हमें डिस्टेंस बताएगी, इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना बड़ा है, कितना छोटा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस n की वैल्यू में कितने होंगे ये भी बताएगा। जैसे मान लो n=1 है, इस वाली शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² में n की वैल्यू 1 रखूँगी मैं, तो कितने आ जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इस शेल में। जैसे शेल का साइज़ बढ़ा तो n=2 आ गया यहाँ पे, तो n=2 पुट करके वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 2 8 हो जाएंगे। इसी तरह अगली वाली में 3 होगा n की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सुना सुना नहीं लग रहा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2, 8, 18 ऐसे डिफरेंस होता है 32, तो वो इसी की वजह से होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बढ़ते जाते हैं। और एक बात, ये जो n की वैल्यू 1, 2, 3 के बजाय k, l, m, n, o भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको 1 की जगह पे मैं k भी बोल सकती हूँ, l, m, n, o, p, q, r, s चलता जाएगा। ठीक है, तो k है मतलब n की वैल्यू 1 ही पुट करनी है तुमने। मोस्ट केसेस में क्या होता है n1, n2 ऐसे यूज़ करते हैं। हो सकता है कभी तुम्हें k बता दिया जाए कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मतलब k मतलब n=1, तो 1 पुट करके 2 ही आएंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। अब बढ़ते हैं एल को क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये तीनों नाम इसी के, ध्यान रख लेना अच्छे से कि एजीमुथल बोला हो या आपको सब्सिडरी बोला हो या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोला हो, उसका मतलब होता है एल। अब इसको करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हालांकि शेप वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि एस की शेप क्या होती है। तो एस, पी, डी, एफ ऐसे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे ही एस हो गया स्फेरिकल शेप का होगा, पी होगा ऐसा, इतना तो आप लोगों को पता होगा, एमएससी कर रखी है, बीएससी कर रखी है। और एफ क्या होता है, ऐसे 8 लोब्स होती है इसमें, 4 ऊपर और 4 नीचे ऐसे करके। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। अब सब शेल्स क्या होते हैं, इन्हीं को बोलेंगे, जो सब शेल्स होंगी ना, जो कॉन्सेप्ट आएगा वही आएगा। तो अब देखो ये न्यूक्लियस है, एन ने बता दिया हमें, मान लो n=1 गिवन हमें, तो उसने बोला कि इतने एरिया में ही इलेक्ट्रॉन होगा, इतने ही एरिया में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इतने एरिया में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये कौन बताएगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर, कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है कहाँ पे है। तो n=1 के लिए मान लो सिर्फ s इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या होगा, सिर्फ इतने एरिया में मिलेगा, स्फेरिकल शेप में ही मिलेगा। लेकिन n=2 जब करेंगे हम, ये कैसे बोल रही हूँ, s और p अभी बताती हूँ, n=2 पे जब हम जाएंगे तो उसमें क्या होता है, s भी होगा और p भी होगा। s और p होने की वजह से इस वाले एरिया में क्या होगा, एक स्फेरिकल भी क्लाउड मिलेगा आपको, और एक क्या मिलेगा आपको, ऐसे ये वाला क्लाउड भी आपको, जैसे क्या होगा, एक स्फेरिकल क्लाउड, ये वाला क्लाउड तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, स्फेरिकल क्या है, s ऑर्बिटल हो गया। p ऑर्बिटल भी इतने एरिया में होगा, इतनी डिस्टेंस तक p ऑर्बिटल भी होगा, जो कि ये वाला p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा अगर n की वैल्यू 2 गिवन है आप इतने एरिया में। आई होप ये समझ आ रहा होगा, p ऑर्बिटल ये वाला है। तो इस एरिया के अंदर कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये किसने बताया तुम्हें, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने। ठीक है, और इसमें क्या है, s और p है, इनको क्या बोल देंगे, सब शेल। आगे समझ, तो l की वैल्यू क्या क्या हमें बताएगी, अब इसको थोड़ा डिटेल में। l क्या बताएगा हमें, नंबर ऑफ सब शेल्स, पहले भी बता चुके हैं, नंबर ऑफ सब शेल समझ आ गई। s, p, d, f इनको क्या बोल रहे हैं हम, सब शेल बोल रहे हैं। और n की वैल्यू k, l, m, n जो थी उनको बोलेंगे शेल। तो n की वैल्यू बताएगी कि इतने एरिया में है। और शब्द l की वैल्यू क्या होती है, l होते हैं 0 से लेके n-1 तक। l क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक। तो बेसिकली तुम्हें क्या पता होना चाहिए, n की वैल्यू पता होनी चाहिए l को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब मान लो n की वैल्यू मुझे 2 गिवन है, ठीक है, 2 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो 0 और 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 गिवन है तो n-1 कितना हो गया मेरे पास, 2, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके 2 तक जाना है, 1 और 2 आ गया, 4 हो जाएगी। तो क्या हो गया, 4 - 1 3, और 0 से लेके 3 तक जाओ, 0 1 2 3 आ गया, समझिए l की वैल्यूज़ हो जाएंगी।
अब ये 0 1 2 3 क्या डिनोट कर रहे हैं? 0 का मतलब है s ऑर्बिटल है उसके अंदर, 1 का मतलब है p ऑर्बिटल है उसके अंदर, और 2 का मतलब d ऑर्बिटल, और 3 का मतलब f। इसी तरह 4 5 आएगा g h, ऐसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो l की 0 का वैल्यू है s, 1 p, 2 d, और 3 का मतलब है f ऑर्बिटल है। आ गया समझ? तो अगर n की वैल्यू मान लो 4 गिवन है, तो उसमें ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी आपकी l इज इक्वल टू 3 तक। तो उसमें क्या क्या ऑर्बिटल्स होंगे? s, p, d और f, या फिर कितनी शब्द शैल होंगी? 1 2 3 4। आ गया? 1 2 3 4। अब यहीं से क्या कर सकती हूँ मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी n की वैल्यू तुम्हें गिवन है तो उसके अंदर कितनी शब्द शैल होंगी? n ही शब्द शैल होंगी। आ गया समझ? कि n की वैल्यू जितनी होती है उतनी ही सब शेल होंगी, उतने ही s, p या फिर d होगा या फिर f होगा। कितने टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे। ध्यान रखना, मैंने अभी बोला टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ना कि सिर्फ ऑर्बिटल, क्योंकि आगे जाओगे तो px भी होता है, py, pz। तो कितने टाइप ऑफ ऑर्बिटल या कितनी सब शेल होंगी वो किसके बराबर होंगी? n के बराबर। यहाँ से भी देख सकते हो कि n-1 है, कि n में से जितना n होना चाहिए उसमें से एक कम है, लेकिन यहाँ पे 0 भी ऐड हो जाता है, तो 0 1 हो गया, एक नंबर ये हो गया, और n-1 नंबर ये है, तो ये कैंसिल हो गया, n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या फिर सीधे सीधे ध्यान रख लो कि n की वैल्यू जितनी होती है उतनी ही सब शेल होते हैं, उतने ही टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, और l की वैल्यू 0 है तो s, ये p, ये d और ये f। इतना ध्यान रख लोगे। ओरिएंटेशन बता रहे हैं, समझ आ गया? सॉरी, ऑर्बिटल्स का ये बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुम्हें, किस शेप में मिलेगा, ये बताया इसने। ओरिएंटेशन और शेप में डिफरेंस है। जो एल है वो हमें बताएगा शेप, ठीक है, किस शेप का ऑर्बिटल है। लाइक अगर एल की वैल्यू 0 आ गई है तो मतलब स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल होगा। एल की वैल्यू 1 आ गई तो मतलब इस वाले कुछ ऐसा होगा, 2 डंबल मिलेंगे उसमें। ये 2 हो गया तो डी शेप होगी, 4 लोब्स मिलेंगी। 3 हो गया तो एफ मिलेगा, उसमें 8 लोब्स मिलेंगे, ये बताएगा। ओरिएंटेशन डिफरेंस हो जाएगा कि पी इधर है, इधर है, इधर है, वो बताएगा एम, नेक्स्ट वाला जो है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये क्या बताएगा आपको? शेप बताएगा। और नंबर ऑफ सबशेल्स बता दी, ये समझ आ गया होगा पूरा। अब ये बताता है हमें रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबशेल्स ऑफ सेम सेल। एस, पी, डी, एफ, ये जो मैंने लिखे हैं इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये भी कौन बताएगा? एल की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेम शेल बोला है मैंने कि एक ही शेल की बात करेंगे। एन की वैल्यू 4 है तो उसमें बताएगा कि एस की कम होगी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। ठीक है, ऐसा मत कर देना। एक बार मैं इसको रब करती हूँ फिर बताती हूँ। अभी मान लो मेरे को गिवन है कि n इज इक्वल टू 3 है एक जगह पे, और उसमें बताओ, पहले तो ये बताओ कितनी सब शेल होंगी। तो सब शेल कितनी होती है? n की वैल्यू के बराबर ही होती है, तो सब शेल्स कितनी हो जाएंगी? 3। कौन कौन सी होंगी? n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 1 2 तक जाना है, मतलब 0 1 और 2। और 0 के लिए क्या होगा? s, ये हो गया p और ये हो गया d। अब n इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ? इसमें कौन कौन सी सब शेल होंगी? 3 तो होना ही है, 3h, इसी तरह 3p हो जाएगा मेरे पास, और फिर लिखूंगी मैं 3d। आ गया समझिए? n और ये l, n l ऐसे वैल्यू लिखते हैं। तो इनमें से अगर मुझे बताना है किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखना है s, p, d और f ऐसे आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3s, 3p और 3d, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह अगर n की वैल्यू 4 लिखी है मैंने, तो सब शेल 4 हो जाएंगी। ध्यान रख लेना, इसमें s, p, d और f होगा, मतलब 4s, 4p, 4d और 4f। इनमें एनर्जी अगर मैं लिखूंगी तो 4s की ज़्यादा होगी, 4p की ज़्यादा होगी, फिर 4d की और फिर 4f की। ठीक है, ये मत कर देना कहीं पे तुम्हें गिवन हो कि 3s और 4p गिवन है तुम्हें। ठीक है, 3s और 4p गिवन है, तो इनमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? हालांकि तुम अभी बता सकते हो कि s और p में s करोगे तो ये आ जाएगा, बट बीच में क्या होता है कि थोड़ा एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब तुम s और p को कंपेयर करोगे तो ये n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। ठीक है, इनका एनर्जी का ओवरऑल एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि n प्लस एल फाइंड आउट करो किसी का भी, मान लो ये वाला है, तो 3 + d किस l की वैल्यू के लिए होता है? 2 के लिए, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। आ गया समझ? n प्लस l की वैल्यू को करो, 5 आ गया। तो ये n प्लस l वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। आ गया समझ? तो पहले तो तुम्हें चेक करना है कि n प्लस l की वैल्यू, n प्लस l वैल्यू निकाल लोगे ना। ये वाली क्या है कि ये जो वैल्यू गिवन मान लो 4 है,
तो n होगा, ये n होता है और ये l होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। n की वैल्यू कितनी आ गई 4, l की वैल्यू s है, मतलब l s से डिनोट करें, s के लिए कितना लिखा था मैंने पीछे 0, तो 4 + 0 कितना आ गया 4। ऐसे n + l की वैल्यू निकालनी है। अब मान लो यही कंपेयर कर देते हैं हम, 3d और 4s निकाला है, तो 3d की वैल्यू आई है 5 और 4s की आई है 4। तो इनमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी देन 4s से, ऐसे कंपेयर करना है, ठीक है। याद रख लोगे n + l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। कभी कभी क्या हुआ कि दो ऑर्बिटल ऐसे दे दिए तुम्हें कि n + l की वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, जैसे सेम है, तो n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी हाई एनर्जी होगी। आ गया होगा समझ। पहले फाइंड आउट करो n + l, जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर फाइंड आउट करो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। अगर ये वाला सेम आ जाता है तब इस स्टेप पे जाना है, तो n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जी का हो जाएगा। ये क्या और बताएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको l की वैल्यू गिवन है और फाइंड आउट करना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उस ऑर्बिट का कितना एंगुलर मोमेंटम है, तो वो फॉर्मूला होगा h/2π √l × l + 1, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब क्या हो गया, ये h/2π को किससे डिनोट भी करते हैं, h कट, h क्रॉस बोल सकते हो इसको, h क्रॉस √l × l + 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। आगे ध्यान रखना ये ऑर्बिटल है। नेक्स्ट आगे जो पढ़ोगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, वो s पे डिपेंड करेगा, इतना ध्यान रखना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h/2π √l × l + 1। क्या ये n पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम n पे डिपेंड नहीं करता। n की वैल्यू चाहे जो हो, s है, p है, d है, f है, इस पे डिपेंड करेगा वो। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो 4s हो या फिर 4p हो, सॉरी 4s हो या 3s हो 5s हो, s ऑर्बिटल है ना, बस ये देखना है और इन सब का एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 3 और 5 ये क्या डिनोट करे, n की वैल्यू, और n पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। आ गया समझ। या फिर अगर कंपेयर करने को बोल दे तुम्हें 4p 3p 5p 6p, ऐसे कंपेयर करने को तुम्हें बोल दिया कि इनमें से किसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो वहाँ बैठ के कैलकुलेशन करने नहीं लग जाना कि p की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 1 और फिर सोल्व करोगे, नहीं, p है ना सब में, तो मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। इससे याद रख लो ना, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा, ऑर्बिटल सेम है तो एंगुलर मोमेंटम सेम है ऑर्बिटल का, ये इसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब एक करके बता देते हो, अगर मान लो 5p का निकालना है तुम्हें ऑर्बिटल, तो क्या करोगे, h/2π वैल्यू रखोगे h की, 2 की और पाई की, इस वैल्यू को याद ही रख लेना पूरा। h/2π की वैल्यू कितनी होती है, और पिछली क्लास में जब करवाया होगा आपको तो उसमें h/4π भी आया था, तो h/2π h/4π याद होनी चाहिए आपको प्रॉपर। √l की वैल्यू p के लिए निकाल रहे ना, तो l = 0 s के लिए होता है, तो 1 p के लिए हो गया, तो p के लिए आ गया 1 1 × 1 + 1, तो ये हो गया √2 h/2π। इसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। इसी तरह d का पूछेगा तो l की वैल्यू 2 रखनी है, 2 + 1, तो ये क्या हो गया, ऐसे सोल्व करना है, कर लो सॉरी कर लोगे, बहुत सिंपल है ये तो। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे ये एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, वैसे ही n की वैल्यू पे एनर्जी कुछ डिपेंड कर रही थी कि n जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एटम्स में क्या होगा कि L की वैल्यू से भी जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा L, ठीक है। बस ये छोटी सी बात है, ध्यान रख लेना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो ये गलत नहीं है स्टेटमेंट, मतलब कि जो L है वो कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी में, n वाली जो एनर्जी थी -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो थी उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है। सिंपल पहले तो ये मान लो लाइंस आ रही हैं, बट लेकिन जब इनको पूरा अच्छे से स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा तो बहुत फाइन लाइंस दिखी, मतलब छोटी छोटी लाइंस ऐसे दिखी थी। तो इनको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, एल की वैल्यू। सबसे पहले स्पेक्ट्रा को देखा गया था तो उसने क्या रीज़न बताया गया था कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी लेके यहाँ से यहाँ पे जंप कर गया, यहाँ से यहाँ कहीं पे भी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसके बाद वो आता है नीचे, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, या फिर हो सकता है पहले यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ठीक है। तो ऐसे क्या किया था, एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था कि यहाँ आ गया तो एक लाइन दे गया, इधर था तो लाइन्स आ रही थी। लेकिन अब जो फाइन स्पेक्ट्रा है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि जो छोटी छोटी लाइन्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। एन की वैल्यू 1 के लिए नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी होगी, एक ही होगा। ध्यान रखना, एन जितना होगा उतनी ही सब शेल्स होंगी,
तो एक ही होगी और वो कौन सी होगी, एस। क्यों होगी, n इजिकल टू 1 है तो l कितना हो जाएगा 0, n इजिकल टू 2 है तो l कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो l कितना हो जाएगा 0 1 0 1 l 0 1 2 हो जाएगा 0 1 2 3। ये लिख के देखो, बहुत ज़रूरी है ये करना, ठीक है, 2 3 4 ऐसे। तो ये ऐसा हो गया। इसी तरह n इजिकल टू 2 में कितनी सब शेल्स हो जाएंगी, 2, 0 और 1, यानी कि s और p। इसी तरह इसमें कितनी हो जाएंगी, 3 लेवल्स बन गए ये, मान लो s p और d। और ये देखो मैं s नीचे लिख रही हूँ, p ऊपर लिख रही हूँ, s नीचे p और फिर d। एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है तो बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या हो गया, s की एनर्जी कम है, फिर p की, फिर s p d ऐसे। इसी तरह n इजिकल टू 4 में कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, S P D F ऐसे चलता जाएगा। तो ये फाइन लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर चला तो यहाँ पे भी आ सकता है, इसी के अंदर भी यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये जो लाइंस है ना, ये इनके वजह से आ रहे हैं, इन लाइंस में और ट्रांजिशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है रीज़न इनका फाइन लाइन आने का। एक बार इसको खुद से सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे n की वैल्यू कैसे सब शेल बन रही है और ये सब, ठीक है, ये पूरा देख लेना। अब क्या है, पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंपल m से या फिर ml से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा वो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, उसको ms से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो या तो m याद रखो या फिर ml, यही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसमें क्या है, खुद से सोच के देखो, जो s ऑर्बिटल था स्फेरिकल था, पूरा स्फीयर है, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं किस शेप में, ये प्रॉपर जो वीडियो होती है एनिमेशन वाली जो मैं करवाती रहती हूँ बीच बीच में, उनमें जो नेक्स्ट वाली आएगी उसमें प्रॉपर आपको इमेजिनेशन हो जाएगा, वहाँ पे डाल दूँगी एक छोटी सी वीडियो। तो उसमें क्या है कि एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ वो स्फीयर, मान लो सर्कल है, बॉल के बीच से अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तो सब कुछ सेम मिलेगा आपको। लेकिन पी ऑर्बिटल में क्या हुआ है, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल कैसा है, एक ऊपर लोब है और एक नीचे लोब है। तो इन दोनों को, ये पूरा पी ऑर्बिटल है, इसको मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ और ऐसे भी रख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक्स वाई और जेड 3 डायरेक्शन होगी, उन तीनों में मैं अलग अलग तरीके से रख सकती हूँ। तो एम क्या है, एम यही बताएगा कि ये जो पी ऑर्बिटल है ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, जेड की डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में है या फिर वाई के डायरेक्शन में। तो ओरिएंटेशन कौन बता रहा है, एम की वैल्यू बता रही है, आगे समझ। इसी तरह डी ऑर्बिटल्स जब होंगे तो उनमें ऐसे 4 लोब्स बने होंगे, तो वो चारों इस डायरेक्शन में है, एक्स वाई पे है, वाई जेड पे है, जेड एक्स पे है, या फिर डी जेड स्क्वायर वो ऐसे है, कौन सा ऑर्बिटल किस ओरिएंटेशन में, ये कौन बताएगा, एम की वैल्यू। आ गया। तो ये क्या बताता है हमें, ओरिएंटेशन, ठीक है। लाइक अब देखो पी और ये मान लो एक्स डायरेक्शन में है, ऐसे ये एक्स एक्स जो एक्सिस होती है हमारी, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है सिंपल। तो ये अगर एक्स एक्सिस के अलाइन है लगातार, इधर पॉजिटिव एक्स इधर है नेगेटिव एक्स, अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसको बोल देंगे पी एक्स, अगर ये वाई में है तो इसको बोल देंगे पी वाई, अगर ये जेड डायरेक्शन में है तो इसको बोल देंगे पी जेड। और ये एक्स वाई जेड कोई भी रैंडमली मान सकते हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि यही वाली एक्स है यही वाली जेड है, कोई भी डिपेंड नहीं करता इस पर, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन का नाम जहाँ पे भी आ जाए याद रखना, वो एम बताएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एल से लेके प्लस एल तक जाना है, जीरो को भी इंक्लूड करना है, ये मत भूल जाना, जीरो भी आता है, माइनस एल से प्लस एल और जीरो। मान लो एल की वैल्यू जीरो है, तो पहले तो ये बताओ एल की वैल्यू जीरो के लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस। तो एल की वैल्यू जीरो के लिए एम एल क्या हो जाएगा, सिर्फ जीरो होगा, क्योंकि माइनस जीरो प्लस जीरो एक ही बात है, जीरो ही होगा। इसी तरह से एल इजिकल टू 1 अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 से लेके और +1 तक जाना है और बीच में जीरो तो आएगा, -1 और इसके बीच में कोई नंबर नहीं आता तो 0 1। एल इजिकल टू 2 क्या हो जाएगा, -2 लिखो उधर +2 लिखो, जो एल की वैल्यू वही माइनस और प्लस, इनके बीच में शुरू हो जाओ, -2 से इधर 0 तक जाते जाते क्या आएगा, -2 -1 0, फिर उधर तक +1 +2। सिंपल नंबर्स लिखे और कुछ है नहीं इसमें, करना नहीं है। एल इजिकल टू 3 हो गया तो -3 से लेके +3 लिखो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक चले जाओ, ठीक है। बहुत सिंपल है, हो जाएगा आराम से। ये वैल्यूज पूछ लेते हैं कभी कभी, एल की वैल्यू दे देंगे तुम्हें और पूछेंगे कितनी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये -1 है ये +1 है, ये क्या डिनोट करें, जैसे एल का किया था हमने 0 1 2 क्या क्या डिनोट करे थे, ऐसे ही -1 क्या है, +1 क्या है और 0 क्या है। ये जो लिखा है बोर्ड पे इसमें क्या है, पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है कि एल क्या है। एल से पता लग जाएगा एस है, पी है, डी ऑर्बिटल है, एस पी डी ऑर्बिटल पता लग गया, उसके बाद पता करो एम एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग।
तो अगर s ऑर्बिटल है तो उसकी हमेशा ml की वैल्यू 0 ही होनी है, और ये एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। s ऑर्बिटल है, l भी 0 m भी 0 और ये सिर्फ s हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसका काम खत्म। अब बात करते हैं, अगर तुमने निकाल दिया l की वैल्यू 1 आ रही है तुम्हारी, मतलब p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 है और p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 में +1 होगा, -1 होगा और 0 होगा, पीछे बता चुके हो। तो जो +1 और -1 होता है वो किसके लिए होगा, px या फिर py के लिए। ये कोई भी हो सकता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि +1 px के लिए ही होगा या फिर py के लिए। +1 या -1 है तो px भी बोल सकते हो, py भी बोल सकते हो, लेकिन 0 जब भी आएगा वो हमेशा pz के लिए होगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया है बहुत बार इसको, कि जो 0 वैल्यू है, l की वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई है और फिर ml की वैल्यू 0 आ रही है, l की वैल्यू मतलब p ऑर्बिटल है और फिर 0 आ रहा है तो मतलब pz है। इसी तरह से l की वैल्यू अगर 2 आ गई तुम्हारी तो d ऑर्बिटल है, सीधी सी बात है। तो 2 में भी क्या होगा, जब भी 0 आएगा d ऑर्बिटल dz² होगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 होगा pz होगा, l की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 2 है तो, और फिर 0 आया तो dz² होगा, ये आगे समझ। इसी तरह से अगर l की वैल्यू 2 में ही +2 -2 है तो dx² -y² और dxy इनके लिए हो जाएगा, +1 -1 है तो dxz या dyz होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार फिर से वीडियो समझ नहीं आया पीछे करके देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो किसकी वैल्यू क्या होगी। पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है l की वैल्यू p है या d ऑर्बिटल है। ऐसा मत कर देना कि 0 वैल्यू आ रही है तो चलो dz² कर रहा हूँ और l की वैल्यू तुम्हारी 1 है। l की वैल्यू 1 है मतलब तुम्हें यहाँ पे जाना, p लिखना है, pz होगा। फर्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करेंगे छोटे s से, ध्यान रखना अभी छोटे s से डिनोट करना है, क्योंकि बड़े s से क्या करेंगे हम, कई बार मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालेंगे, अगर आगे जो 12th का करते हैं तो उससे डिनोट कर देते हैं, तो हमेशा छोटे s से इसको डिनोट करो, या फिर ms, सबसे सिंपल है ms से डिनोट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, नाम से ही समझ आ रहा होगा स्पिन है, स्पिन से रिलेटेड है। तो पहले भी डिस्कस किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन, एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही, जस्ट लाइक अर्थ सन के अराउंड घूमती है, और अर्थ क्या करती है अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमेगा बट अपनी एक्सिस पे भी वो ऐसे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो, और कोई क्या करेगा उल्टा घूम रहा है, ऐसे कोई ऐसे घूम रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये जो दो डायरेक्शन है, इधर उधर दो ही डायरेक्शन हो सकती है, इसीलिए क्या हो गया, दो ही वैल्यूज होंगी s और ms की हमेशा, या तो +½ से डिनोट करेंगे या फिर -½ से। तो m की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, +½ और -½ इतना ध्यान रख लोगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको जनरली +½ से डिनोट कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है -½ से। इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऊपर की तरफ भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते टाइम, इसको दोबारा से बताऊंगी मैं उस टाइम पे, या फिर ऐसे डिनोट करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। अब काम की बात यहाँ पे है, 2 टर्म्स होती हैं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये मान लो, ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक की फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, एरोज से डिनोट करते हैं, बताया था पूरा जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को मान लो ऐसे एरोज से डिनोट करते हैं। एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, प्लस वाले का अगर इस डायरेक्शन में, तो माइनस वाले का क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं सुपर इम्पोज कर दूँ तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज्ड हैं, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस सारे बराबर है, तो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक बोलेंगे। इसी तरह से, लेकिन अगर ये हो गया प्लस माइनस जाते गए, अगले ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये वाला एक ऑर्बिट बच गया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, इसलिए इनको क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक। आ गया समझ में, सिंपल सी बात है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो डायमैग्नेटिक होगा, पेयर हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। और पूरा डिटेल में जो है इनका ऑर्बिटल डायग्राम से बनाएंगे, कौन सा पैरा होगा कौन सा डाया होगा वो सब वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि अगर स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है तो डायमैग्नेटिक होगा, अगर एक आधे स्पिन बच जाती है, कोई ऊपर बच गया या फिर कोई नीचे बच गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, सिंपल। तो इस टॉपिक के ना 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, व्हाट डेजिग्नेशन इज गिवन टू एन ऑर्बिटल हैविंग, कौन सा ऑर्बिटल होगा अगर उसका n की वैल्यू ये है, l की वैल्यू है, मतलब n और l m l की वैल्यूज तुम्हें गिवन है, तुम्हें बताना है ऑर्बिटल कौन सा है वो, ठीक है। तो बताओ n = 2 है, l = 1 है,
n इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2 तो लिख दूँ मैं सीधा सीधा, क्योंकि ये जो नंबर होता है वही क्या होता है n 2। l की वैल्यू 1 किस लिए होती है, p ऑर्बिटल के, 0 1 2 3 s p d f ऐसे याद कर लेना। तो ये हो जाएगा 2p ऑर्बिटल, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 है, 3 लिख दो। l की वैल्यू 0 s के लिए होती है, तो ये s हो गया। n की वैल्यू 5 लिख दिया। l की वैल्यू 3, 0 1 2 3 s p d f, मतलब ये 5f हो गया, सिंपल है। n की वैल्यू 3 है, 3 लिख दो पहले। l की वैल्यू 2, 2 किसके लिए आ रहा है, d के लिए, तो d लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है, ml भी गिवन है, ml d ऑर्बिटल के लिए 0 d z स्क्वायर के लिए होता है, तो यहाँ पे डिनोट कर देंगे हम, ये d z स्क्वायर है। आ गया, कर लोगे ऐसे। इसी तरह n की वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया मैंने। l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 किसके लिए थी, p के लिए, 4p ml, ml1, और वो भी p ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए था, px भी बोल सकती हूँ मैं इसको, और py भी, यानी कि 4px भी हो सकता है आंसर इसका, और 4py भी हो सकता है, ठीक है। 4pz नहीं हो सकता, ठीक है। आगे समझिए, बहुत ही सिंपल है, लिख लेना। ml की वैल्यूज जो 2-3 है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये वाला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स है 1p 2s 3f और 4d, ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। थोड़ी जगह कम है, तो इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, नहीं होता, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। इससे पहले मेरे को लगा ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का जो सेट है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको n की वैल्यू गिवन है, ये l की वैल्यू ml और ms, ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब वैल्यूज थोड़ी चेंज हुई है, बट ऐसे सवाल आ चुके हैं NVS KVS और DSSS में से किसी में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 2, ठीक है, 2 तो हो ही सकती है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये मत बोलना है n की वैल्यू -2 है तो वो हो जाएगी, नहीं, ऑर्बिटल माइनस में थोड़ी जाएगा, डिस्टेंस माइनस में थोड़ी चली जाएगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो, 0.5 नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सब होगा, तो 2 तो होगा। l की वैल्यू 2, क्या l की वैल्यू किसके बराबर थी, l की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक, मतलब n से छोटी होगी हमेशा, l की वैल्यू n से हमेशा छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों ने बराबर कर दिया, तो a ऑप्शन तो नहीं होगा, यहीं पे छोड़ दो इसको, नहीं होना, ये परमिटेड नहीं है। इसी तरह से n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 से कम कितनी भी हो सकती है, 0 0 1 दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव होगा। अब ml क्या हो जाएगा, -1 से +1 और बीच में 0, तो -1 परमिटेड है। ms की वैल्यू देखो यहाँ पे +1 लिखिए, ms की क्या वैल्यूज बताई थी, सिर्फ 2 ही होती है, +½ या -½ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आओ यहाँ पे, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, ml की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और ms की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो क्या हो गया, ये भी परमिटेड नहीं है। d में देखो 2 है, ठीक है, हो जाएगा, +1, 2 से कम जाओगे, 0 और 1 2 ही तो होंगी l की वैल्यू, और यहाँ पे ml, लेकिन यहाँ पे 2 गिवन है, ml हमेशा क्या होगा, -l से लेके +l तक, मतलब -1 0 और +1 तक जा सकता है, लेकिन 2 वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती, तो ये वाला भी गलत है। तो मतलब ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं ये हमें गलत गिवन है। एक बार इनको खुद से ट्राई करो पूरा अच्छे से, अगर ये कर लिया तो क्वांटम नंबर के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर वाले सवाल की, अगर ये समझ नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करो और सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, वही से n की वैल्यू लिखो 1, n की वैल्यू है यहाँ पे 1, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, p के लिए l की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या n की वैल्यू 1 के लिए l की 1 पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि l हमेशा n से एक छोटा होगा या उससे भी छोटा होगा, तो ये n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 1 बराबर हो नहीं सकते, तो 1p एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसी तरह 2s की बात करें तो n की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है, s की वैल्यू सॉरी l की वैल्यू हो गई है 0, s के लिए l 0 होता है, तो ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो 0 और 1 तो l की हो ही सकती है, तो ये वाला तो पॉसिबल है। 3f की बात करें तो इसमें सेम वही होगा, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू भी 3 होगी, बराबर तो हो ही नहीं सकते n और l, तो ये भी नहीं होगा, पहले ही हटा दो। 4d, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू है 2,
हो सकता है, क्योंकि 4 के लिए n इज इक्वल टू 4 के लिए l की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, 0 1 2 और 3 तक जाएगा, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 2s और 4d यहाँ पे पॉसिबल है और ये दोनों नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस गिवन है बहुत ज़रूरी है, उनको एक एक को सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करो। नहीं होते तो एक्सप्लेनेशन तो मैंने देनी है, थोड़े 2-4 दिन बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी उसको, बट उससे पहले प्लीज़ खुद से ट्राई करो।